हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल रहा क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की, जो कि हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन। और फर्स्ट बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये है चैप्टर का नाम। और इसमें हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर का न्यू सीरीज़ चल रहा है, यानी चैप्टर सीरीज़ चल रहा है न्यू सीरीज़ में। तो इसमें पहले आपको मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो इस चैप्टर में हम 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आने के चांस होते हैं ज्योग्राफी के पेपर में, इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, वर्ल्ड पॉपुलेशन से। तो पहले हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण क्या है, घनत्व क्या है और वृद्धि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। दोस्तों, विश्व जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या का वर्ल्ड में किस प्रकार से फैलाव है, और अगर घनत्व की बात करें कि कुल एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो वो घनत्व है। और वृद्धि की जनसंख्या किस प्रकार से बेहद वृद्धि होती जा रही है। तो इसका पहला अगर हम देखें तो टॉपिक है विश्व जनसंख्या। तो इसके 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कॉन्सेप्ट को 4 भागों में हम समझेंगे। पहला है वितरण। तो वितरण में भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी भूमि पर जो भी जनसंख्या है वो किस तरह से फैली है, वही ही जनसंख्या वितरण है। और नीचे अगर जाए हम, तो विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग पर ही विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी हैरानी वाली बात है कि केवल 10% भूभाग पर ही, यानी पृथ्वी की 10% भूभाग पर ही केवल 90% जनसंख्या निवास करती है। तो ये बहुत ही असमान है। यानी मात्र 10 देशों में विश्व की कुल 60% आबादी निवास करती है। सिर्फ 10 देशों में विश्व की 7% आबादी निवास करती है। इनमें 6 देश एशिया के हैं। 10 देशों में से भी 6 देश एशिया के हैं, एशिया महाद्वीप में, जिस महाद्वीप में हमारा देश है। अगर और नीचे जाते हैं तो चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड चाइना, और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया। ये दोनों ही कंट्री बहुत अत्यधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम बात करेंगे घनत्व की। घनत्व में है कि घनत्व का मतलब क्या है, अगर मैं सरल शब्दों में बताऊँ तो कुल क्षेत्रफल में औसत जनसंख्या कितनी रहती है। यानी कुल क्षेत्रफल में टोटल लोग जो है, यानी औसत एवरेज कितने लोग रहते हैं, वही घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। सघन आबाद यानी कि अत्यधिक आबादी वाला देश या फिर क्षेत्र, तो वो है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया और नील नदी की घाटी। अगर हम और नीचे जाएं तो
अब हम बात करेंगे विरल आबाद की। विरल आबाद यानी कम आबादी वाले क्षेत्र। तो आपको पता होगा कि ध्रुवीय क्षेत्र में यानी पोल्स के जो करीब के जो देश होते हैं वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम होती है। शीत मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल पर भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। और उच्च वर्षा के क्षेत्र पर भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि अगर मतलब उच्च वर्षा क्षेत्र यानी साल भर लगभग बारिश ही होती है, तो उस क्षेत्र पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। बात करेंगे मध्यम जनसंख्या की वाले की, तो मध्यम यानी मिडल पॉपुलेशन के बारे में, तो वो है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन क्षेत्र और नॉर्वे, स्वीडन, पश्चिमी चीन और पूर्वी यूरोप। ये है मिडल आबादी वाले क्षेत्र यानी मध्यम आबाद वाले क्षेत्र। अब हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः तो 3 प्रकार के प्रमुख घटक हैं। वो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। नेक्स्ट है कि 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा, यानी करीब 50 करोड़ से 1 अरब होने में, यानी और 50 करोड़ होने में तो 200 वर्ष का समय लगा, लेकिन 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। मतलब हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 5 अरब से 6 अरब यानी 100 करोड़ और होने में 12 वर्ष का समय लगा। सोचो 50 करोड़ का समय होने में तो 200 वर्ष का समय लगा, लेकिन 100 करोड़ जो कि इसके 2 गुना है, इसे होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। अगर हम और नीचे जाए तो यहाँ पे है कि लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब। यमन उच्च वृद्धि वाला देश है। ये जो देश है वो उच्च वृद्धि वाला देश है, यानी जनसंख्या उच्च वृद्धि वाला देश है। और लैटविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल निम्न वृद्धि वाले देश है। इनकी जनसंख्या निम्न वृद्धि वाली है। और अब हम बात करेंगे प्रभाव की, यानी जनसंख्या का प्रभाव। जनसंख्या अधिक होने से किसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आइए देखते क्या प्रभाव पड़ते हैं। संसाधनों का ह्रास होता है, पर्यावरण निम्नीकरण होता है, बीमारियां व एड्स जैसे संक्रमण रोग ये भी फैलती है जनसंख्या के वृद्धि होने के कारण। अगर हम और नीचे जाते हैं तो विकास का अवरुद्ध होना, यानी विकास जनसंख्या पर हावी हो जाता है। जनसंख्या विकास पर हावी हो जाता है, यानी अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो विकास वह का डेवलप करना थोड़ा सा कठिन होगा। प्राकृतिक विपदाएं व युद्ध होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे नियंत्रण, यानी नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है जनसंख्या पर। तो परिवार नियोजन सुविधा का विस्तार, शिक्षा का प्रचार प्रसार। दोस्तों शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में बुद्धि लाती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो जनसंख्या, लोग सोचेंगे कि जनसंख्या हमें नहीं बढ़ानी है, तो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जियोग्राफी बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो पहला मैंने बताया होगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है
यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने लोग निवास करते हैं, जितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसे उसकी औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से करते हैं, यानी इस घनत्व को निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है। घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि जनांकीय चक्र क्या है। ये क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि जनांकीय चक्र क्या है। तो जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक व साक्षर बनता है, यानी जैसे ही सरल शब्दों में अगर बोले तो लोअर लिविंग स्टैंडर्ड से अगर हाई स्टैंडिंग में आता है, यानी हाई लिविंग स्टैंडिंग में आता है, तो वह भी जनसंख्या, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, यानी जो जन्म दर हाई है और यानी जो उच्च मृत्यु दर है, हाई मृत्यु दर है, से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। यानी लोग अगर साक्षर हो जाएंगे और नगरीय, औद्योगिक अगर परिवर्तन हो जाता है, उस उन्नति में बढ़ जाते हैं, तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पहले उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी, वैसे ही अब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, इन्हें ही जनांकीय चक्र कहा जाता है। यानी सरल शब्दों में इस आंसर का अर्थ है कि अगर हम जैसे जैसे ग्रामीण और खेतीहर अशिक्षित व्यवस्था से अगर हम नगरीय की ओर और औद्योगिक की ओर और साक्षर बनता है व्यक्ति, तो वो उच्च, तो वही ही इन्हें मतलब इसी को जनांकीय चक्र कहते हैं। क्योंकि जब निम्न जन्म दर होगी और निम्न मृत्यु दर होगी, यानी कम मृत्यु होगी और जन्म देने वाले बच्चों की संख्या कम होगी, यानी जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जो 3 नंबर में आ सकते हैं इस चैप्टर से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में बताएं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग। तो किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी जनसंख्या में किसी भी प्रकार का निश्चित समय अवधि में अगर परिवर्तन होता है, किसी समय बिंदु पर, किसी समय अवधि पर निश्चित, तो वो जनसंख्या वृद्धि कहती है। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि दर उसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है। आपको पता होगा कि जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रकार की होती है। पहला है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। दोस्तों, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी जन्म दर अधिक होती है मृत्यु दर से, तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। अब सेकंड पढ़ेंगे कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी जब किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी अब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो गई, मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है लेकिन मृत्यु दर ज़्यादा है, यानी जन्म दर कम हो गई, तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। मैं पे अपकर्ष मतलब पहले ही बता देता हूँ कि किसी चीज़ के प्रति आकर्षक, आसान शब्दों में किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन होना। तो अब आंसर देख लेते हैं कि प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान, जो अंतिम
अंतिम स्थान होता है। उद्गम स्थान जो हम पहले स्थान मतलब पहला स्थान होता है, ये फर्स्ट स्थान और ये सेकंड स्थान, ये की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनते हैं। यानी गंतव्य स्थान जहाँ पे हम रह रहे हैं वो इसके मुताबिक ये अधिक आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक क्यों बनाते हैं? गंतव्य स्थान हमें दूसरे स्थान पर क्यों खींचती है? तो उसका कारण है, पहला काम के बेहतर अवसर, दूसरा है रहन सहन की अच्छी दशाएं, तीसरा है शांति व स्थायित्व, चौथा है अनुकूल जलवायु, पांचवा है जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। और भी हो सकते हैं, अनुशासन भी हो सकता है, प्रशासन भी हो सकता है, वहाँ की व्यवस्था हो सकती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। अब बात करेंगे प्रवास के प्रतिकर्ष कारक की, इसको स्पष्ट कीजिए। प्रतिकर्ष कारक थोड़ा सा विपरीत है इसके, आइए देखते क्या बोलते हैं इसमें। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान जो कि पहला स्थान होता है को उदासीन बनाने देते हैं। यानी अगर मैं एक एग्जांपल बोल लूँ, कोई गुलाब का फूल है, ठीक है, और वो मुरझा गया तो वो उदासीन हो जाता है। यानी जो पहला अब स्थान है वो उदासीन स्थल बन जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ये प्रमुख कारक निम्नलिखित है, मतलब इनके प्रमुख कारक निम्नलिखित है। जो उद्गम स्थान छोड़कर जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो अपने किसी और स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। इनके निम्नलिखित कारण है कौन कौन से? रहन सहन की निम्न दशा है, जैसा कि मैंने पहले इसमें बताया कि उदासीन बना जाते हैं, यानी जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको उदासीन बना देते हैं। दूसरा है राजनीतिक परिस्थितियाँ भी, तीसरा है प्रतिकूल जलवायु, चौथा है प्राकृतिक विपदाएं, पांचवा है महामारी, छठा है आर्थिक पिछड़ापन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जनसंख्या के प्रमुख 3 कारक है, वो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक निम्न हैं। पहला है जन्म दर। तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जो जन्म दिए गए जीवित बच्चे होंगे, जीवित, ध्यान रखिए, जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड की, जो कि मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं बढ़ती। यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वो केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। अगर जनसंख्या यानी मृत्यु दर में कमी आती है, मृत्यु दर निम्न हो जाती है, तो जनसंख्या भी स्थिर रहने लगती है, यानी जनसंख्या भी ठीक रहती है। अब इसका लास्ट घटक है प्रवास। तो प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। अगर किसी जगह के लोग किसी जगह चले जाएंगे तो उस जगह का, जहाँ पे गंतव्य स्थान जहाँ पे गए हैं, तो उस जगह के जनसंख्या के आकार में चेंजिंग आने लगती है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना, जैसा कि मैंने आपको बताया, सम्मिलित है। प्रवास स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। प्रवास स्थायी तौर पे भी हो सकती है और मौसमी भी, यानी मौसम के अकॉर्डिंग, समय समय प्रभाव के अकॉर्डिंग, उस जलवायु के अकॉर्डिंग प्रवास कर जाना, मौसम के अकॉर्डिंग। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अंक वाला है।
5 अंक वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। या इस टाइप से आ सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। इस कथन के संदर्भ में प्रमुख कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ये दोनों टाइप से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक अलग है और विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक अलग है। ये वाले कारक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका आंसर है विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में पहला है उच्चावच। ध्यान से सुनिए दोस्तों कि पर्वतीय, पठारी अथवा ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, क्योंकि पर्वतीय, पठारी और ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोग निवास अधिक करते हैं। वो क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांग हो आदि की घाटियाँ अधिक, मतलब इन घाटियों में अधिक निवास करते हैं लोग। अब सेकंड प्राकृतिक कारक है जलवायु। तो जलवायु में अत्यधिक गर्म व अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र। मानसून प्रदेश अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया के देश। नेक्स्ट है मृदा प्राकृतिक कारक है। ये है जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वर शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस भूमि की यानी मैदानी क्षेत्रों की उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है मृदा के, तो वो लोग वहाँ पे ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जा सकती है। प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक घने लोग बसे होते हैं, यानी इनमें बस्तियाँ बसाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है खनिज पदार्थ। प्राकृतिक कारक का है नेक्स्ट खनिज पदार्थ। विषम जलवायु होने पर भी उपयोगी खनिजों की उपलब्धता से लोग वहाँ बसने लगते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब के भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में खनिज तेल के मिल जाने से अधिक घने बसे हैं, यानी वहाँ की आबादी अधिक होती है। जैसे कालगुर्डी और कूलगर्डी की गर्म जलवायु में सोने की प्राप्ति तथा अलास्का में तेल कुओं की उपलब्धता के कारण वहाँ अधिक लोग निवास करते हैं। सऊदी अरब में तेल की खदानें हैं, इसलिए लोग वहाँ पर अधिक निवास करते हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ पे वहाँ पर मिनरल्स मात्रा में मिलती हैं। अब बात करेंगे प्राकृतिक कारक का ही नेक्स्ट वनस्पति में अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं हो पाई जाती है। यानी जंगलों में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग निवास नहीं करते। अब तो खैर जंगलों को काट के किया जा रहा है, मतलब बस्तियाँ बसाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता है, इसलिए लोग उन्हें काटते हैं। ये कोणधारी जो वन होते हैं वो बहुत ही उपयोगिता में लाए जाते हैं। जैसे कि फर्नीचर अगर बनाए तो कोणधारी वन बहुत ही उपयोगी में आते हैं, तो इन्हें काटकर वहाँ पे मतलब उसके निकट ही बस्तियाँ बसाई जाती है, यानी आबादी वहाँ पे बस जाती है। अब है आर्थिक कारक। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कारक से हटके आर्थिक कारक, जो जनसंख्या वितरण में घनत्व को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक में है पहला परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद के होते हैं।
अगर कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश, कोई राज्य, कोई जिला परिवहन से अगर दो कनेक्टेड जुड़ जाए तो वहाँ के जो क्षेत्र की जो आबादी होती है वो सघन आबादी वाली होती है, यानी अधिक आबादी वाले क्षेत्र होता है। अब बात करेंगे नगरीकरण और औद्योगिकरण क्षेत्र में उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। नेक्स्ट है कारक है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। फर्स्ट है धार्मिक कारक। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देश इजराइल बनाना पड़ा। दोस्तों, इजराइल यहूदियों से बना हुआ है, जो कि यूरोप कंट्री से उन्हें जाना पड़ा था, यानी इजराइल को बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित हुई, यानी वहाँ की जनसंख्या भी प्रभावित हुई है। दूसरा है राजनीतिक कारक। किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ। श्रीलंका में आपने देखा होगा कि जातीय संघर्ष हुआ था पहले के टाइम पे, तो वहाँ की जनसंख्या को भी पलायन करना पड़ा था। तो यही सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग था, यानी 5 नंबर का था, तो हमें इतना तो लिखना ही था, यानी बहुत सारे कारकों को मिला के थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन में लिख देना चाहिए था। तो यही 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर CBSE ज्योग्राफी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आपको कोई भी ज्योग्राफी में क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।